तो यार इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 2D एरेस के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने 1D एरे के बारे में बात की थी। अब देखते हैं कि 2D एरे क्या है। फिर देखो, इसे पढ़ना ज़रूरी क्यों है, पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी, वो बात की थी 1D एरे की, 1D एरे की, है ना? अब 1D एरे कैसे काम करता था? देखो, 1D एरे में होता क्या था कि आपके पास कुछ इस तरह की एरे होती थी, है ना? और ये ऐसे-ऐसे, ये ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे ब्लॉक्स होते थे। अब देखो, इसे 1D एरे मान लो, इसका नाम था कुछ, मान लो इसका नाम था ए। अब इसे 1D एरे क्यों बोलते थे? देखो, इसे 1D, डी का मतलब तो क्या होता है? डी का मतलब होता है डायमेंशन, डायमेंशन। इसे 1D एरे इसलिए बोलते थे क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सपेंड होती थी, या तो लेंथ वाइज, या तो लेंथ वाइज, और या फिर इस तरह से कुछ हाइट वाइज। क्योंकि एरे ऐसी भी तो हो सकती है आपकी 1D एरे कुछ, अगर हम इसे थोड़ा एज्यूम करने की कोशिश करें, तो ये कुछ इस तरह से नहीं हो सकती है ना? बात दोनों एक ही है, बात दोनों की एक ही है, लेकिन मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ, थोड़ा एज्यूम करो। ये यहाँ पर लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर ये हाइट वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओह सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्सपेंड हो रही है। यहाँ पर ये लेंथ वाइज एक्सपेंड हो रही है, यहाँ पर ये हाइट वाइज एक्सपेंड हो रही है। तो इसीलिए सिर्फ ये एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, इसलिए हम लोग ने ऐसे बोल दिया 1D एरे। अब मान लो कोई एरे अगर इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, अभी देखो इसमें क्या हो रहा है। मान लो इस एरे का नाम है ए, इसमें क्या हो रहा है? देखो, ये लेंथ में भी आगे बढ़ी है ना? लेंथ में भी आगे बढ़ी है, ये हाइट में भी आगे बढ़ी है ना? हाइट में भी आगे बढ़ी है। ये देखो, यहाँ से ऐसे नीचे नीचे की तरफ अगर हम आए, तो ये हाइट में भी आगे बढ़ी है, इधर से हम अगर इधर जाएँ तो ये लेंथ में भी आगे बढ़ी है। तो ये देखो, ये 2 डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही है, 2 डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रही है। इसीलिए हमने इस मैट्रिक्स को क्या बोल दिया? सॉरी, इस जो भी ये स्ट्रक्चर है, इसे हमने क्या बोल दिया? 2D एरे, 2D एरे। और 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 हम इसे बोलते हैं मैट्रिक्स, और हम इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि देखो 2D एरे दिखती कैसी है। अब देखो, हमें इसका यूज़ क्यों करना है? मैं आपको एक केस देता हूँ, मैं आपको एक केस देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लो आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट पढ़ता है करीबन 3 सब्जेक्ट्स। मान लो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो, हर एक स्टूडेंट के पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इनका डेटा लेना है। जैसे मान लो किस तरह से डेटा लेना है? जैसे हमें मान लो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। मान लेते हैं कि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2, S3, S4 और S5। अब आप इनका डेटा किस तरह से लोगे? आप लोग क्या करोगे? आप लोग ऐसा कर सकते हो कि S1 के लिए एक आपने एरे बनाई, आपने S1 के लिए एक एरे बनाई 3 साइज़ की, और डेटा ले लिया। मान लो यहाँ पे 90 नंबर है, यहाँ पर आपके 95 है, यहाँ पर आपके 91 है। इसी तरह से आपने S2 के लिए भी किया। आपने S2 के लिए एक एरे बनाई, आपने S2 के लिए एक एरे बनाई, और यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए। ऐसे ही आप S3 के लिए करोगे, ऐसे ही आप S4 के लिए करोगे, ऐसे ही आप S5 के लिए करोगे। बात समझ में आई? मैंने ये आपसे ये कहा था कि आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2, S3, S4 एंड S5, और हर स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब आपको डेटा लेना है कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हर सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं। तो आपने कैसे डेटा लिया? आपने एक एरे बनाई S1 नाम की, जिसका साइज़ कितना है? 3। इसका साइज़ है 3, तो आपने 3 सब्जेक्ट्स के डेटा ले लिया। S2 के लिए बनाई, डेटा ले लिया। S3 के लिए, S4 के लिए, S5 के लिए। तो 5 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितनी एरे लेनी पड़ी? 5 स्टूडेंट्स के लिए हमें 5 स्टूडेंट्स के लिए, जब हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे, तो हमें कितनी एरे लेनी पड़ी? हमें 5 एरेज़ लेनी पड़ी, 5 एरेज़ लेनी पड़ी। अब मान लो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 10 होते, तो हमें कितनी एरे लेनी पड़ती? तो हमें 10 एरे लेनी पड़ती। और मान लो अगर एक क्लास में हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें कितनी एरे लेनी पड़ेंगी? हमें 100 एरेज़ लेनी पड़ेंगी।
तो आपको दिक्कत समझ में आ रही है? जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ एरेज बढ़ रही हैं। अब नंबर ऑफ एरेज बढ़ेंगी तो उन एरे को याद करने के लिए हमें उन्हें कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा। जब हम कोई एरे बनाते हैं तो हमें उससे कुछ नाम देना होता है ना। 5 एरे हमने बनाई थी तो हमने 5 नाम दे दिए थे। पहली एरे को S1, फिर S2, S3, S4, S5। 10 एरे बनाएंगे तो उन्हें भी नाम देना पड़ेगा। 100 एरे बनाएंगे तो हमें 100 नेम्स देने पड़ेंगे। अब यार 100 नेम्स देना, उन्हें इनिशियलाइज करना, उन्हें याद करना, उनके साथ वर्किंग करना, इट्स वेरी टीडियस। ये बहुत ही मुश्किल काम है और ये रीडेबल भी नहीं है कुछ खास। आप ही सोचो ना, आपको एक नाम अच्छे से याद रहेंगे या आपको 100 नाम अच्छे से याद रहेंगे? एक नाम ना। तो ये रीडेबल तो ये बिल्कुल नहीं है। रीडेबल बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये ईजी भी नहीं है ना? ये ईजी भी नहीं है। तो हम ऐसा काम करेंगे क्यों? हम ऐसा काम नहीं करेंगे। बस इसीलिए हमारे पास क्या आया? इसीलिए हमारे पास आया कॉन्सेप्ट 2D एरेस का। 2D एरेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको सेम केस दे रहा हूँ। 5 स्टूडेंट्स, 3 सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपने क्या कहा कि आपने कहा कि भैया आप ये आपने बताया था कि 2D एरे कुछ इस तरह की दिखती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक लेवल पे एक सिंगल डायमेंशनल एरे पड़ी हुई है ना? एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई और सब आपस में कनेक्टेड है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कुछ ऐसे ही सोचा। मैंने ये कहा कि 5 स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा करते हैं, हम एक 2D एरे बनाते हैं। हम एक 2D एरे बनाते हैं कुछ इस तरह से। जस्ट गिव मी अ मिनट। और उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें 5 रोज बना देंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इन्हें हम रोज बोलते हैं। तो 3, 4, 5 है ना? 5 रोज बना दी। ये S1 स्टूडेंट के लिए मान लो हो गई, ये S2 स्टूडेंट के लिए हो गई, ये S3 के लिए, ये S4 के लिए, ये S5 के लिए। सब्जेक्ट्स कितने? सब्जेक्ट्स हैं 3। तो हमने कहा कि हमने 3 कॉलम बना दिए। ओके, 3 कॉलम बना दिए, बन गए भाई 3 कॉलम। ये मान लो मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया और ये केमिस्ट्री हो गया। अब मैंने कहा अब हम यहाँ पर मार्क्स दे सकते हैं अपने। यहाँ पर हमने कोई डेटा डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इन ब्लॉक्स में हमने कोई भी डेटा अपना डाल दिया। अब यहाँ पर ये देखो ना फ़ायदा क्या हुआ। अब ये देखो, ये तो पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये तो पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसका कुछ नाम होगा। हमने इसका नाम दे दिया था कैपिटल S। अब ये देखो, हम 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक सिंगल नेम से मेंटेन कर पा रहे हैं। हम 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक सिंगल नेम से मेंटेन कर पा रहे हैं। पहले में क्या हो रहा था, पहले हम 5 स्टूडेंट्स के लिए हमें 5 एरेज चाहिए होती थी और 5 एरेज का मतलब है 5 डिफरेंट नेम्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 5 स्टूडेंट के लिए हमें एक सिंगल नेम लेना पड़ रहा है बस। तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा हुआ ना। ठीक है, ये फ़ायदा। अब मान लो अगर हम 10 स्टूडेंट्स भी कर देते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें 10 रो बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे नाम तो सेम ही रहेगा, है ना? तो इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया 2D एरे का, है ना? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया 2D एरे का। अब चलो 2D एरे में हम लोग आ ही गए हैं तो इसकी थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि 2D एरे जो होती है, जो 2D एरे होती है वो आपकी बनती है 2 चीज़ों से, एक रोज और दूसरे कॉलम्स। एक रोज और दूसरे कॉलम्स। कैसे? देखो समझाता हूँ। ये जो हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, इन्हें हम बोलते हैं रोज। ये होती हैं हमारी रोज, है ना? रुको मैं बना लेता हूँ एक बार। ये हमारी रोज बन गई। और ये जो हम वर्टिकल बनाते हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉलम्स। रेस्ट में बना लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो मुझे। हाँ, तो ये देखो, जो भी ये हॉरिजॉन्टल वाली होती है, जो भी ये हॉरिजॉन्टल वाली होती है इन्हें हम बोलते हैं रोज। और जो भी ये वर्टिकल वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या? कॉलम्स। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, हर 2D जैसे जैसे हम सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ते थे तो वहाँ पर हम लोग कुछ इंडेक्स रखते थे, है ना? अब एरे है, एरे का डेटा अगर हमें गेन करना है तो हमें इंडेक्स पता होनी चाहिए। तो हम कैसे करते थे? 0, 1, 2, 3 इस तरह से हम लिखते थे। यहाँ पर भी हम सेम उसी तरह से लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और इसे हम दे देंगे 5 यहाँ पर। और अब यहाँ पर भी हम करेंगे। देखो, ये तो हमने कॉलम्स को नेम दे दिया, हम रोज को नेम देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आया? सिंपल सी बात है। पहले हमने कॉलम्स को नेम दे दिया, फिर हमने रोज को नेम दे दिया।
अब अगर हमें किसी भी अगर ब्लॉक को एक्सेस करना हो तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? ये देखो, इस वाले ब्लॉक का क्या नेम हो जाएगा? इस वाले ब्लॉक का क्या नेम हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या? 0 0 0 0, पहले रो फिर कॉलम, 0 0। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा? ये किस रो में है? ये 0th रो में है। और किस कॉलम में है? ये 3rd कॉलम में। सबसे पहले 0 देन 3rd कॉलम। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें अगर हम इसकी बात करें तो इसका नेम क्या हो जाएगा? देखो, किस रो में है? ये 2nd रो में है। किस कॉलम में है? 2nd कॉलम में है। 2 2। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? किस रो में है ये? 4th रो में है। कौन सा कॉलम? 4th कॉलम। ओके, 4 4। अब अगर इसकी बात करें इसी तरह से तो ये क्या हो जाएगा? अब आप लोग सब लोग बता सकते हैं कौन सी रो है ये? 4th रो है। मैंने मुझे कौन सा कॉलम है? 1st कॉलम है। तो ये इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 4 1, है ना? 4 1। तो बिल्कुल आप लोग इसे इन्हीं नेम से इन ब्लॉक्स को एक्सेस कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मान लो इस एरे का नाम अगर है ए, तो अगर मैंने कहा कि मुझे ये बता दो कि ए 1 4 में क्या डेटा पड़ा है, तो आप लोग जाओगे कि हाँ, जो पहला बताता है वो है रो और दूसरा बताता है कॉलम। ये बात आप लोगों को पता है। मैंने कहा A14 में क्या डेटा पड़ा हुआ है, तो आप लोग कहोगे अच्छा 1, तो 1 रो पे हम गए। हाँ, ये है 1 रो आपकी। और 4th कॉलम यहाँ पर है। 4th कॉलम आपका ये वाला, तो ये वाला ब्लॉक आपका आ गया। अब यहाँ पे जो भी डेटा पड़ा होगा वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, है ना? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। आ गई ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने कहा कि भैया हम लोग को बात तो समझ में आ गई है कि हम यहाँ पर काम किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये नहीं समझ में आई कि इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मैंने कहा बहुत आसान है, एक बार फिर से देखते हैं और यहीं से हम एक अप्रोच निकालेंगे कि हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका कोड किस तरह से लिखेंगे। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर एक तरह से आप देखो तो हम लोग बार-बार ये कुछ टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना? ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर या फिर ये कह लो ये कोई मैश लाइक स्ट्रक्चर है ना? हम लोग बार-बार ये बना रहे हैं। ये कुछ इस तरह से, है ना? हम लोग ये बना रहे हैं। इसे एक नाम दे देते हैं हम लोग ए। इसे हम कुछ भी बोल सकते हैं। इसे हम 2D एरे भी बोल सकते हैं। इसे मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये मैश लाइक स्ट्रक्चर है कुछ। मैश लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो अच्छा सोचो, थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज करके अगर देखो, इसे 2D एरे भी मत मानो, तो ये क्या है? ये देखो, ये बहुत सारी 1D एरे का कलेक्शन। ये देखो, बहुत सारी 1D एरे का कलेक्शन है। ये पहली 1D एरे हो गई, है ना? ऐसे ही ये दूसरी 1D एरे हो गई। ऐसे ही ये तीसरी 1D एरे हो गई, है ना? ये बहुत सारी 1D एरेज़ का कलेक्शन है। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये जो 2D एरे कुछ नहीं है, ये अपने आप में 1D एरेज़ का कलेक्शन है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी हम कोडिंग कैसे करेंगे। चलते हैं VS कोड में अपने और वहाँ पे देखेंगे हम इसकी कोडिंग कैसे करेंगे, है ना? बहुत थ्योरी हो गई यार, कोडिंग में मज़ा आता है, थ्योरी में तो कोई खास मज़ा आता नहीं। ठीक है? चलो यार, तो आप कोडिंग करते हैं इसकी। तो आ गए हम लोग अपने VS कोड में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम 2D एरे को अपनी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, सबसे पहली जो बात आई, वो तो बात आ गई अपनी इनिशियलाइज़ेशन की। कैसे? मतलब हम 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे? देखो, मान लो हमारी 2D एरे इंटीजर टाइप की है, तो हमने लिखा इंट। अब ये 2D एरे है, टू डायमेंशनल। तो हम यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगाए हमने नेम दे दिया इसे ARR इक्वल टू न्यू इंट एंड दिस, है ना? हमने ये नाम दे दिया इसे। अच्छा, ये लाइन क्या है? ये पूरी लाइन क्या लिखी है? इसे थोड़ा-सा डिकोड करते हैं और इसे समझते हैं। हम लोग जैसे-जैसे कोड लिखेंगे एक-एक लाइन और एक-एक लाइन को समझते-समझते चलेंगे, ठीक है? तो आओ, उससे पहले समझ लेते हैं एक बार। मैंने वहाँ पर लिखा था इंट और फिर ऐसे ये 2 डब्बे, है ना? डब्बे बोल दो, ब्रैकेट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। एरे ARR इक्वल टू न्यू इंट और फिर से 2 डब्बे, ठीक है? देखो, इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब क्या होता है? ये जो इतना पार्ट है, ये हमें बताता है कि ये एरे
इंटीजर टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, और क्या, 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशनल है। आप लोग इसे अपनी भाषा में लिख लेना। बेसिकली ये जो इतनी लाइन है ये यही बता रही है कि ये एरे इंटीजर टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, और ये 2 डायमेंशनल है, और इसका नाम है ARR, और इसका नाम है ARR। ये तो इसने बता दिया। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन कह रही है ठीक है, ये लाइन क्या करती है, ये हमें मेमोरी में एक प्लेस है असाइन कर देगी उसे मेमोरी में। मान लो जैसे मैंने अभी ये कहा कि मैंने कंपेरिजन कहा कि देखो मेरे पास एक एरे है जो इंटीजर टाइप की है, जो 2 डायमेंशनल है। मैंने उससे कहा कि वो एरे बना दो। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन कंपाइलर कहेगी भाई वो एरे बना दो। तो कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में हमें एक प्लेस असाइन कर देगा, मेमोरी में एक प्लेस असाइन कर देगा इस एरे के लिए, इस एरे के लिए, इस एरे के लिए। यहाँ पर हमने सिर्फ बताया कि एरे कैसी दिखेगी, यहाँ पर एक्चुअल में एरे बन गई, यहाँ पर एक्चुअल में एरे बन गई। ठीक है, ठीक है भाई, तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा और देखते हैं डीप में। सिंगल ब्रैकेट का मतलब होता है 1 डायमेंशनल। अगर हम 2 ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 डायमेंशनल। अगर हम 3 ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। अब होता क्या है कि अगर हम मान लो अपनी कोई एरे लिखते हैं, एरे अगर हमने मान लो कुछ इस तरह से लिखी, तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये बताता है रो, जो दूसरा ब्रैकेट है ये बताता है कॉलम। कैसे, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो मैं यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है कि हमारी एरे की 0th रो और फर्स्ट कॉलम, 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसके पास जाओ, है ना, उसके पास जाओ। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। हाँ वापस नहीं, अभी रुको, अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ और पढ़नी है कि ये जो ब्रैकेट है, क्या अभी अगर ऐसे मैंने लिखा रहने देंगे तो ये क्या हमारी एरे काम करेगी, क्या एरे हमारी काम करेगी? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। मैंने इस तरह से बना दिया, मैंने कोड को रन करने की कोशिश की, रन किया मैंने, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एरर आ गई। और एरर वो क्या है, देखो यहाँ पर एरर हमें बता रही है एरे डायमेंशन मिसिंग, एरे डायमेंशन मिसिंग। और यहाँ पर ये कुछ मार्क कर रहा है ना। तो देखो समझते हैं ये बात क्या है। देखो जब भी हम कोई एरे बना रहे होते हैं, अब मान लो हम लोग ने जो अभी अपनी एरे लिखी थी वो कुछ इस तरह से लिखी थी, है ना, ARR इक्वल टू न्यू इन दिस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का साइज देना होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स का साइज देना होगा। जैसे कि मान लो अगर हमने अपनी एक एरे बनाई कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे कितनी रो है, यहाँ पर 3 रो है हमारे पास और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हमें कंपाइलर को बताना होगा कि हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। पहले से ये बात हमें बताना ज़रूरी है, ये बात हमें बताना ज़रूरी है। इसीलिए वहाँ पर वो एरर आ रही थी। हमने क्योंकि वहाँ पर साइज़ नहीं दिया था, हमने वहाँ पर अपनी एरे का साइज़ नहीं दिया था, हमें साइज़ वहाँ पे देना होगा। कितना, यहाँ पर है 3 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। चलो तो मैंने यहाँ पर मान लो साइज़ अपना दे दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, अब अपनी एरे बनाते हैं, अब हम अपनी एरे बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ARR 0 एंड ARR 0 और ARR फिर से 0। अगेन यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 1, 0 0 पे हमने वैल्यू डाल दी 1, देन ARR 0 और 1 पे हमने वैल्यू डाल दी 2। मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया ये कैसे वैल्यू डाल रहे हो, बताऊँ, सब बताऊँगा। पहले ये देख लें कि ऐसे क्यों नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ARR 0 ऑफ 2, यहाँ पे मैंने डाल दी 3। अब हम लोग यही काम करेंगे, हम लोग यही काम करेंगे। मैं इसे पहले कॉपी कर लूँ एक बार। ठीक है, 0th रो की सारी वैल्यू यहाँ से फिल हो गई थी, है ना। 0th रो में देखो, 0th रो, 0th कॉलम, 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकंड कॉलम, है ना। अब हम लोग सेम काम करेंगे किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए। फर्स्ट रो के लिए हम लोग सेम काम करेंगे, और हम लोग यही सेम काम किसके लिए करेंगे, सेकंड रो के लिए। यही सेम काम हम लोग किसके लिए करेंगे, सेकंड रो के लिए। ठीक है भाई, ये हमने ये काम कर लिया। अब ये हमारी एरे अभी कैसे दिख रही होगी, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अभी हमारी एरे कुछ ऐसी दिख रही होगी, देखो मैंने पहले बोला था कि हमारे पास 3 रोज हैं, तो 3 रोज हो गई ये, और 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हो गए 0 1 2 0 1 2। मैंने कहा 0 0 पे 1 डाली, 0 1 पे भी 0 1 पे 2 डाली, और 0 2 पे 3 डाली।
फिर मैंने कहा 1 0 पे मैंने 1 डाली, 1 1 पे मैंने 2 डाली, 3 1 2 3। अभी हमारी जो एरे है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी हमारी एरे कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एरे को हमने कैसे बनाना है। अब सोचो अगर मैं ये वैल्यू हटा के यहाँ पर 10 कर देता, ये वैल्यू हटा के भी यहाँ पर 10 कर देता, तो आप कितनी लाइनें लिखनी पड़ती? 0 1 0, जैसे 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 6 7 8 9। आपको ऐसे जाना पड़ता, आपको यहाँ पर 0 0 से लेकर 0 9 तक जाना पड़ता, और वही काम आपको हर एक रो के लिए रिपीट भी करना पड़ता। वही काम आपको हर एक रो के लिए रिपीट भी करना पड़ता। तो यार कितना टीडियस टास्क हो जाता, कितना टीडियस टास्क हो जाता, कुछ रीडेबल भी नहीं होता। सर इस काम से बचने के लिए हम लोग इसे कुछ इस तरह से ना यूज़ करके हम लोग एरे देंगे। एरे की हम लोग फिलिंग करेंगे यूजिंग फॉर लूप। किस तरह से? यूजिंग फॉर लूप। देखो वो देखते हैं कैसे। मैंने कहा, मैंने एक फॉर लूप लिखा इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन नंबर ऑफ रोज के लिए। नंबर ऑफ रोज को मैं अभी बोल देता हूँ n, और आई प्लस प्लस। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की जगह 10 की जगह हम दे देते हैं n, कॉलम की जगह हम दे देते हैं m, और हम ऊपर बोल देंगे, और हम ऊपर बता देंगे कि इंट n की वैल्यू है हमारी 10, और इंट m की वैल्यू भी हमारी 10। ऊपर हम ये बात बोल देंगे। अभी के लिए हम लोग 3 करते हैं, ऐसे रुको, 3 करते हैं, 3, ठीक है। अभी यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो n की वैल्यू है मतलब 3, मतलब रोज है 3, m की वैल्यू भी 3 है, मतलब कॉलम्स हमारे कितने हैं 3। तो ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से लिखा। हम यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम इंट j बराबर 0, j लेस देन m और j प्लस प्लस करेंगे। और हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें कोई वैल्यू दे दो, हमें कोई वैल्यू दे दो, एंड आई और jth पोजीशन पे कोई भी वैल्यू दे दो। मान लो हमने सब में क्या वैल्यू स्टोर करा दी, हमने 8 वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है, हमने 8 स्टोर करा दी। देखते हैं फॉर लूप हमारा काम करेगा कि नहीं, चला के देखते हैं एक बार। हाँ, हमारा प्रोग्राम देखो सक्सेसफुली रन हो गया है, कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया। लेकिन ऐसा कुछ प्रिंट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंट करा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहीं पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा। लेकिन बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहा है एक बार वो समझ लेते हैं। बैकग्राउंड में ये काम कैसे कर रहे हैं वो समझ लेते हैं, समझना थोड़ा ज़रूरी है। देखो मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, देन फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस, देन मैंने लिखा ARR आई j इक्वल टू 8, देन दिस, कुछ इस तरह से। और हमारी मैट्रिक्स कुछ कैसी बन रही थी, हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन रही थी, है ना, जहाँ पे ये था 0 1 2 0 1 2। देखो तो अब थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं, समझते हैं काम कैसे कर रहा है। आई की वैल्यू है 0 अभी, और लेस देन होनी चाहिए n से, n की वैल्यू है 3, ठीक है भाई। अंदर आए, ये हुआ, अंदर आए j पे, ठीक है। तो j की वैल्यू है अभी कितनी, 0, लेस देन चाहिए m से, m की वैल्यू भी है 3। फिर हम लोग ने बात की ARR आई j, आई की वैल्यू है 0, j की वैल्यू है 0, ARR ऑफ 0 0 में 8 डाल दो, 0 0 में 8 डाल दो, डाल दिया। देन j की वैल्यू बढ़ी, 1 हुई। अब हम फिर अंदर आए, ARR आई j, आई की वैल्यू है 0, j की वैल्यू है 1, तो हमने कहा 0 1 में 8 डाल दो, 0 1 में 8 डाल दो, यहाँ पे 8 डाल दिया। j की वैल्यू आगे बढ़ी, हुई 2। फिर हम लोग यहाँ इस लाइन पे आए, फिर हम लोगों ने कहा ARR ऑफ 0 2, क्योंकि i की वैल्यू है 0, j की वैल्यू है 2, तो 0 2 में 8 डाल दो, 0 2 में हमने 8 डाल दिया, बिल्कुल ठीक है। अब 2 लेस देन 3, ठीक है, j की वैल्यू फिर बढ़ी 3, 3 लेस देन 3 नहीं होता है, तो ये लूप अंदर वाला लूप टर्मिनेट हो गया, और हम लोग आ गए बाहर वाले लूप पे। और अब i की वैल्यू हमने इंक्रीज करी 1, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू फिर से 0 हुई। अब हम लोग ने क्या कहा, ARR ऑफ आई j, आई की वैल्यू है 1, j की वैल्यू 0, 1 0 1 0 पे 8 डाल दो, 1 0 क्या है 8 डल गया यहाँ पर। ऐसे j आगे बढ़ेगा, 1 1 होगा, यहाँ पे 8 डलेगा, j आगे बढ़ेगा 2 होगा यहाँ पे, तो 1 2 होगा, यहाँ पे 8 डलेगा। फिर ये लूप टर्मिनेट होगा, i की वैल्यू फिर आगे बढ़ेगी, 2 होगी, फिर 2 के लिए 0, तो 2 0 पे 8 पड़ गया, देन 1 2 1 पे भी 8 पड़ गया, देन 2 2 2 पे भी 8 पड़ गया, देन यहाँ पे ये 3 हुआ, लूप टर्मिनेट हुआ, ये भी 3 हुआ, ये भी टर्मिनेट हुआ, और हमारी पूरी मैट्रिक्स फिल हो गई, हमारी पूरी मैट्रिक्स फिल हो गई। तो आई होप अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग ये एरे और या फिर 2D मैट्रिक्स किस तरह से बनाते हैं।
किस तरह से उसका इनिशियलाइजेशन होता है और कैसे हम उसे फिल करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को समराइज़ करते हैं और यहाँ पे कुछ बातें नोट करते हैं जो कि नोट करना थोड़ा सा ज़रूरी है, और वो क्या है देखो समझते हैं एक बार। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। हाँ, यहाँ पर ये नहीं, वाइट इंक यूज़ करते हैं, वाइट इंक, वाइट थोड़ा अच्छा लगता है यार, बस और कुछ नहीं। कंक्लूजन। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि 1D एरे में लूप होल क्या थे, 1D एरे में लूप होल क्या थे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर डेटा हमारा बढ़ जाएगा तो हमें मल्टीपल एरेज बनानी पड़ेगी, जो कि थोड़ा टीडियस टास्क होगा, जो कि रीडेबल नहीं होगा, जो कि रीडेबल नहीं होगा। इसलिए हम किस पे आए? इसलिए हम आए 2D एरे पे। ठीक है भाई, मैंने आपसे कहा कि 2D एरे कंटेन करती है, 2D एरे कंटेन करती है रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। आपने कहा बिल्कुल ठीक है भैया। फिर मैंने आपसे कहा कि हम लोग कुछ ऐसे इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, कुछ इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं जहाँ पे पहला वाला जो डिब्बा है या पहला वाला जो ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं जो भी कह लो, वो बताते हैं नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले बताते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखी, जब हम इसका कोड कर रहे थे तो हमें साइज जो है वो पहले से देना पड़ता था, साइज हमें पहले से देना पड़ रहा था। तो यहाँ से एक बात सामने आई कि जब भी हमें 2D एरे बनानी है, जब भी हमें 2D एरे बनानी है तो साइज शुड बी नोन टू यू इन एडवांस। साइज हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी हम 2D एरे बना पाएंगे, वरना हम 2D एरे नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसका प्रोग्राम देखा कि हम फॉर लूप की सहायता से, हम फॉर लूप की सहायता से कैसे 2D एरे का इनपुट ले सकते हैं, हम फॉर लूप की सहायता से कैसे 2D एरे का इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है 2D एरे के बारे में। देखो 2D एरे में कुछ लूप होल्स भी होते हैं। अब उन लूप होल्स के लिए एक नया डेटा स्ट्रक्चर भी आया, वैसे नया नहीं है, तो बताऊंगा उसमें क्या चीज़ें अलग हैं। तो वो सारी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा थ्योरी की तरफ थोड़ा ज़्यादा था, इसमें कोडिंग थोड़ी कम थी, क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि 2D एरे एक्चुअल में काम कैसे करता है ना। आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे कि 2D एरे एक्चुअल में काम कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लूप होल्स देखेंगे और हम लोग बात करेंगे जेड एरे के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।